चलिए, आप सभी के लिए नमस्कार। और आज फिर हम आपके बीच एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। पिछली क्लास में मैंने आपके लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल, संघीय कार्यपालिका और राज्य कार्यपालिका के क्या संवैधानिक प्रावधान है उसको एक साथ आपको बताने की कोशिश की थी। संविधान के एक एक आर्टिकल को मैंने आपको समझाया था। राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं, उसके क्या कार्य हैं, दोनों में क्या अंतर है, प्रावधान क्या है, कहाँ कैसा किस चीज़ का उल्लेख किया गया है, इन सारी की सारी चीज़ों के बारे में एक सारगर्भित व्याख्यान देने की मैंने आपको कोशिश की थी। आज हम उसी ट्रेंड को थोड़े से आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। आपको विदित होगा कि ये जो प्रधानमंत्री है ये संघीय कार्यपालिका है और ये जो मुख्यमंत्री है ये राज्य कार्यपालिका है। प्रधानमंत्री के साथ एक शब्द और जोड़ देते हैं अपन, मंत्री परिषद। और मुख्यमंत्री के साथ भी हम जोड़ देते हैं मंत्री परिषद। इसको कहा जाता है संघीय कार्यपालिका और इसको कहा जाता है राज्य की कार्यपालिका। हमारे देश में शासन व्यवस्था को दो स्तर पर बांटा गया है, एक केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकार। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री एक ही होता है, लेकिन मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद प्रत्येक राज्य में होती है। लगभग 28 राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें भी दो ऐसे प्रदेश हैं जहां पर विधानसभाएं हैं, वहां पर भी मुख्यमंत्री है और वहां पर भी मंत्री परिषद है। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो हमारे यहाँ संघीय कार्यपालिका अर्थात प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद और राज्य की कार्यपालिका अर्थात मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। क्लियर। अब प्रश्न ये उठता है कि भारतीय संविधान में इन दोनों का उल्लेख कहाँ किया गया। तो हमें ध्यान रखना है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 और मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद का जो प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 163 और 164, 163 एंड 164। क्लियर। इन दोनों में एक सी इबारत दी गई है, बस शब्दों का थोड़ा सा फेरबदल है। अनुच्छेद 74 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के सहयोग के लिए, किसके? राष्ट्रपति के सहयोग के लिए सहयोग और सलाह, ये दो वर्ड आते हैं किसमें? अनुच्छेद 74 में। बोलते जाइए, आप जहां बोलने की जरूरत वहां बोलिए। अनुच्छेद 74 में क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के सहयोग और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। क्या लिखा? राष्ट्रपति के सहयोग और सलाह, ये दो शब्द याद रखना, सहयोग और सलाह देने के लिए। किसको? राष्ट्रपति को। क्या लिखा है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहयोग देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। किसकी बात की है? मंत्री परिषद की बात की है। मंत्री परिषद की बात की है जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। कहां लिखा है? अनुच्छेद 74 में। कंपटीशन में पूछा जाता है कि मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के बारे में कहां उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 74, इसको याद रखिएगा। ठीक है। प्रश्न ये उठता है कि चूंकि सहयोग और सलाह के लिए नियुक्त किया गया है, किसको किया गया है? मंत्री परिषद को, और मंत्री परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री है कि मंत्री है? पेचीदा प्रश्न, सूक्ष्म, गहरा प्रश्न है आपके लिए।
कि मंत्री परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो प्रधानमंत्री मंत्री है कि प्रधानमंत्री है? प्रधानमंत्री भी मंत्री है। ध्यान रखना, मंत्री परिषद की जब बात आती है तो मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री भी एक मंत्री होता है। चूंकि उस मंत्रियों का समूह है, उसका अध्यक्ष होता है, उसका प्रमुख, इसलिए उसका नाम क्या रखा? प्रधानमंत्री। बात क्लियर? इसी प्रकार मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री, यहां भी 163 इसमें लिखा हुआ है। यहां भी यही वर्डिंग है, सहयोग और सलाह है। यहां राष्ट्रपति लिखा है और यहां लिखा है राज्यपाल। यहां लिखा हुआ है राज्यपाल, कि राज्यपाल को सलाह और सहयोग देने के लिए, राज्यपाल को सलाह और सहयोग देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। दोनों में अंतर समझ गए ना? ये 74 है और ये 163 है। इसके बाद 75, इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। क्या लिखा है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद की नियुक्ति करेगा। क्लियर? यहां मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के बारे में, पदों के बारे में बात की गई है और यहां नियुक्ति के बारे में बात की गई है। ठीक, कि राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करेगा? प्रधानमंत्री की, और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री परिषद के जितने भी सदस्य होते हैं उन मंत्री परिषद की नियुक्ति करेगा। ठीक है, अंततोगत्वा इससे ये बात निकल के आती है कि राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति ही मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। क्लियर? 164, इसमें भी यही बात लिखी है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद की नियुक्ति करेगा। क्लियर? यहां भी वही बात आती है कि राज्यपाल ही अथोराइज्ड है, सारे अधिकार उसी के पास हैं कि वो मुख्यमंत्री को नियुक्त करे और उसकी सलाह पर मंत्री परिषद को नियुक्त करे। क्लियर यहां तक? अब एक बात, इसमें एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि इस आर्टिकल में मंत्री परिषद की बात की गई है। किसकी बात की गई है? मंत्री परिषद की। देखिए, हम आपको बताएं मंत्री परिषद की क्यों की गई है। मंत्री परिषद को अपन 3 भागों में बांटते हैं। एक कैबिनेट मंत्री, क्लियर? दूसरा होता है राज्य मंत्री और तीसरा होता है उपमंत्री। मंत्री परिषद के 3 भाग, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। क्लियर? अब देखिए, अपन संवैधानिक प्रावधान पर जाते हैं। संविधान के 74 में आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है कि एक मंत्री परिषद होगी। किसकी बात की है? मंत्री परिषद की। और हम किसकी बात कर रहे हैं 3 भागों में? कैबिनेट की, राज्य मंत्री की और उपमंत्री की। कैबिनेट की बात तो नहीं की। क्या संविधान में ये लिखा है कि आप मंत्रियों को 3 भागों में बांटे? नहीं लिखा। 74 में सिर्फ मंत्री परिषद शब्द उपयोग किया गया है, मंत्रिमंडल शब्द उपयोग नहीं किया गया। इसको अपन क्या कहते हैं? मंत्रिमंडल। कौन सा शब्द उपयोग नहीं किया गया? मंत्रिमंडल शब्द उपयोग नहीं किया गया, मंत्री परिषद शब्द उपयोग किया गया। क्लियर? तो फिर ये मंत्रिमंडल की नियुक्ति क्यों की जाती है? मंत्री परिषद को 3 भागों में क्यों बांट दिया गया जब संविधान में नहीं लिखा? तो प्रश्न उठना चाहिए। जब 74 ये कह रहा है कि मंत्री परिषद की नियुक्ति होगी, तो फिर ये कैबिनेट मंत्री और मंत्रिमंडल कहां से आ गया? तो आपको याद रखना है, भारतीय संविधान का 44वां संविधान संशोधन 1978
इसमें अनुच्छेद 352 में इस बात को जोड़ा गया, अर्थात मूल संविधान में, जो भारतीय संविधान का जो मूल संविधान है उसमें मंत्रिमंडल का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आर्टिकल 352 में एक संशोधन जोड़ा गया जिसमें इन तीनों प्रकार के मंत्रियों की बात की गई। क्लियर? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। राज्य मंत्री को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है वो मंत्री जो कैबिनेट की सहायता करते हैं, कैबिनेट की सहायता के लिए नियुक्त किए जाते हैं, और दूसरा होता है स्वतंत्र प्रभार। दूसरा होता है स्वतंत्र प्रभार। कैबिनेट की सहायता के लिए कुछ मंत्रियों को रखा जाता है और दूसरे कुछ मंत्री होते हैं जिनके पास स्वतंत्र प्रभार होता है, अर्थात वो किसी भी विभाग से बंधे हुए नहीं होते, किसी भी कैबिनेट से बंधे हुए नहीं होते, सबके लिए स्वतंत्रता पूर्वक काम करते हैं। और ये जो उपमंत्री होते हैं ये विभागों में प्रशासनिक कार्यों को संपादित करते हैं। क्या करते हैं? विभागों में प्रशासनिक कार्यों को संपादित करते हैं। और जो राज्य मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री के अधीन काम करता है। कौन? राज्य मंत्री। आपने देखा होगा कि जो हमारे शासन के जो प्रमुख विभाग हैं, चाहे वो गृह विभाग हो, चाहे रक्षा विभाग हो, चाहे वित्त विभाग हो, इस प्रकार के जितने भी प्रमुख विभाग हैं उनमें से एक कैबिनेट मंत्री होता है और उसी के अधीन एक राज्य मंत्री होता है। समझ में आया ना? तो ये जो राज्य मंत्री होता है ये कैबिनेट मंत्री के अधीन काम करता है, उसी के नियंत्रण में काम करता है, उसी के साथ काम करता है, उसी विभाग में काम करता है। क्लियर ना? समझ में आ गई बात? इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो मंत्री पर जब तीनों को मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है? मंत्री परिषद। और जब इन तीनों में से किसी एक चीज को निकाल लेते हैं, सिर्फ कैबिनेट मंत्री, इसको कहा जाता है मंत्रिमंडल। कई बार ये पूछा जाता है कि मंत्रिमंडल में और मंत्री परिषद में क्या अंतर है, तो आप कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल मंत्री परिषद का ही एक लघु रूप है, एक छोटा सा रूप है जिसमें 15-20 मंत्री होते हैं और मंत्री परिषद में ज्यादा मंत्री होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि मंत्री परिषद में अधिकतम कितने कैंडिडेट होना चाहिए? उठना चाहिए ना प्रश्न, कितने टोटल जो लोकसभा की जो सदस्य संख्या है, कितने मंत्री बना सकता है एक प्रधानमंत्री, या राष्ट्रपति कितने लोगों को मंत्री परिषद में रख सकता है? तो एक फिगर है 15%। कितने प्रतिशत? 15। अर्थात लोकसभा की जो सदस्य संख्या है उसका 15% भाग, 15% सदस्य संख्या में आप मंत्री परिषद की नियुक्ति कर सकते हैं। ये 15% का फिगर कब आया? तो आपको याद रखना है 91वां संविधान संशोधन 2003। 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्री परिषद में सदन की कुल सदस्य संख्या के 15% भाग होगा। अब प्रश्न उठता है कि इस 15% भाग में क्या प्रधानमंत्री शामिल है? प्रधानमंत्री शामिल है क्या? क्या सोचते हो? प्रधानमंत्री को शामिल किया जाए कि नहीं किया जाए? क्योंकि पहले तो आपको बता दिया हमने कि मंत्री परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है, और दूसरा मैंने आपको यह भी बताया कि प्रधानमंत्री भी एक मंत्री है, प्रधानमंत्री भी एक मंत्री है। तो जब प्रधानमंत्री एक मंत्री है तो वो इस 15% से ऊपर थोड़ी ना होगा, वो 15% में शामिल होगा। क्लियर यहां तक बात? चलिए, इन मंत्रियों के अलावा भी व्यवहारिक रूप से दो प्रकार के मंत्री और होते हैं। एक होता है संसदीय सचिव, और दूसरा होता है किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट ये जो संसदीय सचिव है, एक्चुअली ये
मंत्री नहीं है, ध्यान रखना। संसदीय सचिव जैसे कि नाम ही उसका है संसदीय सचिव, अर्थात संसद जो है उसकी कार्यवाही को संचालित करने के लिए उसे प्रशासनिक अधिकार दिए गए हैं, इसलिए उसको सचिव शब्द से संबोधित किया गया है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, सारे कैबिनेट मंत्री जो होते हैं, कैबिनेट मंत्री जो होते हैं ना, इनके साथ काम करता है, समायोजन, साथ काम करता है। जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, चूंकि संसद में इनकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है, चाहे वो कोई सरकारी विधेयक को पेश करने वाली बात हो या गैर सरकारी विधेयक की बात हो, क्योंकि सरकार जब भी तभी काम कर पाती है जब वो संसद से समर्थन उसको मिलता है, और सरकार को हर स्टेप पर संसद में लड़ना पड़ता है अपने अस्तित्व के लिए, है ना। ऐसे बहुत सारे अवसर आते हैं जहां पर संसद में विपक्ष सरकार को घेर सकती है, और यदि विपक्ष ने सरकार को घेर लिया तो सरकार के ऊपर एक अस्थिरता का प्रश्न चिन्ह लग जाता है। क्लियर। तो यहाँ ये जो संसदीय सचिव होता है ये मंत्री नहीं होता, ध्यान रखना, मंत्री नहीं है ये, लेकिन ये कैबिनेट के साथ काम करता है, इसलिए इसको एक मंत्री का दर्जा मिल जाता है। क्या मंत्री नहीं है, ध्यान रखना, लेकिन मंत्री का क्या मिल गया, उसको दर्जा मिल गया। ठीक है। और दूसरा होता है किचन कैबिनेट, ये भी व्यवहारिक रूप से बनाई गई है। प्रधानमंत्री को जब कोई इमरजेंसी में काम करना हो आकस्मिक, तो वो क्या सारे के सारे मंत्रियों को एक साथ बुला लेगा? प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द कुछ मंत्री साथ में ही रहते हैं, जैसे आपने देखा होगा प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री अमित शाह लगे रहते हैं, राजनाथ सिंह जी लगे रहते हैं, नितिन गडकरी जी लगे रहते हैं, है ना। आपकी वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है वो उनके साथ रहती है। जब भी कोई चाहे प्रशासकीय मसला हो, शासकीय मसला हो, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय वैदेशिक स्तर का कोई मसला हो, किसी भी प्रकार का कोई मसला हो जहां प्रधानमंत्री को निर्णय लेने की जरूरत हो, अब यदि वो कैबिनेट आयोजित करेगा तो उसमें टाइम लग सकता है, और हर चीज के लिए कैबिनेट नहीं बुलाई जा सकती, इसलिए वो कुछ मंत्रियों को अपने पास रखता है हमेशा, जो उनकी टीम होती है काम करने की। मंत्रिमंडल अपने आप में एक टीम है, लेकिन उससे भी एक छोटी सी टीम होती है जिन्हें अपन कहते हैं प्रधानमंत्री के सिपह सालार। जैसे राजाओं के सिपह सालार हुआ करते थे कि जब राजतंत्रीय व्यवस्थाओं में राजा हुआ करता था और उसके साथ मंत्री घूमते थे। अकबर और बीरबल की कहानियां तो आपने सुनी होगी ना। अकबर और बीरबल की जोड़ी प्रसिद्ध थी पूरी दुनिया में, आज भी उसकी कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। तो राजा के साथ जो सिपह सालार लगे रहते थे, राजा सबसे तो मंत्रणा करता नहीं था, जो कुछ विश्वसनीय लोग हैं उन्हीं के साथ तत्काल बैठ के चाय पे बुला लिया, खाने पे बुला लिया, वो तो 24 घंटे बैठे हैं, उनके साथ बैठ के मंत्रणा कर लिया और निर्णय ले लिया। तो इस प्रकार से एक किचन कैबिनेट भी होती है। इसका संविधान में प्रावधान नहीं है, लेकिन व्यवहारिक रूप से प्रधानमंत्री अपने पास एक किचन कैबिनेट को रखता है, जिसमें लगभग 2, 4, 5, 10 मंत्री होते हैं, और वो असमय कभी भी उनके पास उपलब्ध होते हैं, जिनसे आप सलाह मंत्रण करने के बाद प्रधानमंत्री कोई भी डिसीजन ले लेता है। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार के मंत्री और होते हैं, दो प्रकार की चीजें होती हैं, संसदीय सचिव और कैबिनेट। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़े अपन, स्टेप बाय स्टेप अपन बात करेंगे। सबसे पहले नियुक्ति। अब आपके विजन में दोनों चीजें होना चाहिए। जब हम नियुक्ति की बात कर रहे हैं तो यहां हम प्रधानमंत्री की भी बात करेंगे, मंत्री परिषद की भी बात करेंगे, और मुख्यमंत्री की भी बात करेंगे। क्लियर। चलिए सबसे पहले अपन पॉइंट पे बात करते हैं नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, जानते हैं आप। जब आप ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो संविधान ने भी लिख दिया, लेकिन व्यवहारिक प्रक्रिया क्या है? व्यवहारिक प्रक्रिया है लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है।
संसद के चुनाव होते हैं, आपने देखा होगा। उस आम चुनाव में लोकसभा में लगभग 543 सीटें हैं। 543 सीटों के लिए मतदान होता है और जिस पार्टी के लिए 273 सीटें मिल जाती हैं वो सरकार बनाने की अपनी दावेदारी राष्ट्रपति के समक्ष पेश करता है कि सदन में हमारे पास बहुमत है और आप हमें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। ठीक है, प्रावधान क्या है? लोकसभा में बहुमत दल के नेता को, जिस भी पार्टी का बहुमत होता है उस बहुमत दल के नेता के लिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है। एक बात। दूसरी बात, यदि सदन में बहुमत नहीं है, मान लो यदि सदन में किसी भी पार्टी के लिए स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर क्या राष्ट्रपति क्या करेगा? अब तो वो फंस गया कि नहीं भाई, सदन में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं है, तो अब क्या करोगे आप? ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रपति के पास एक पावर होता है जिसको कहा जाता है विवेक पावर, विवेक शक्ति, विवेकाधिकार बोलते हैं इसके लिए। इसको क्या कहते हैं? विवेकाधिकार। राष्ट्रपति विवेक से निर्णय लेता है फिर कि हमें किसको बुलाना है और किसको नहीं बुलाना है। हो सकता है कि वो ऐसी पार्टी के लिए बुला ले जिसकी सीटें ज्यादा ना हो, और ऐसी पार्टी को भी बुला सकता है जिसकी सीटें ज्यादा हो। यदि कम वाले को बुला लें तो आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते, और ज्यादा वाले को बुला लें तो वो तो नियम ही है कि जिसकी सीटें ज्यादा होगी आप उसको बुलाइए। क्लियर? तो यहां राष्ट्रपति ये डिसीजन लेता है, राष्ट्रपति को निर्णय करना पड़ता है कि हमें किस पार्टी के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में आमंत्रित करता है। मान लीजिए यदि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला और राष्ट्रपति ने ऐसी पार्टी को बुला लिया जिसकी सीटें ज्यादा है और उससे कहा कि ठीक है, आपकी सीटें ज्यादा हैं और आपके नेता को हम प्रधानमंत्री के रूप में आमंत्रित करते हैं। नियुक्ति दे दी राष्ट्रपति ने, बना दिया प्रधानमंत्री। लेकिन राष्ट्रपति यदि ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाता है, किस व्यक्ति को? जिसके पास बहुमत नहीं है। बहुमत है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन बहुमत नहीं है। क्या नहीं है? बहुमत नहीं है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। बहुमत नहीं है तो राष्ट्रपति इस शक्ति का उपयोग करते हुए, विवेकाधिकार को उपयोग करते हुए किसी ऐसी पार्टी को यदि बुला लेती है, आमंत्रित कर लेती है जिसकी सीटें ज्यादा हैं, तो उसे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। लेकिन उसे 1 महीने का अवसर दिया जाता है। बता रहे, उसे 1 महीने का अवसर दिया जाता है। कितने महीने का? 1 महीने का अवसर दिया जाता है कि वो लोकसभा में अपने विश्वास मत को सिद्ध करे। इसको आप विश्वास मत भी कह सकते हैं और समर्थन भी कह सकते हैं। क्या नियम है? बहुमत यदि प्राप्त हो गया तो बात ही अलग हो जाती है, लेकिन यदि किसी को बहुमत प्राप्त नहीं है तो राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को बुला तो सकता है, प्रधानमंत्री बना देगा, लेकिन शर्त कि 1 महीने के अंदर, अब ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है कि वो उस कैंडिडेट को 1 महीने का टाइम दे रहा है, 15 दिन का टाइम दे रहा है कि 20 दिन का टाइम दे रहा है। जो भी टाइम लिमिट दी जाएगी, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, आपको उस दिवस के अंदर इस व्यक्ति के लिए जिसको नियुक्त किया गया है, इस दल के लिए लोकसभा में अपना विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा। और यदि उसने विश्वास मत हासिल कर लिया तो वो प्रधानमंत्री बना रहेगा, और यदि उसने विश्वास मत हासिल नहीं किया तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है, ये तो बात होगी प्रधानमंत्री के बारे में। दूसरा, इसमें एक चीज और है कि प्रधानमंत्री पद के लिए जो उम्मीदवार होता है, संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो प्रधानमंत्री कहां से होना चाहिए? लोकसभा से कि राज्यसभा से? कंफर्म है?
इंदिरा गांधी तो राज्यसभा से चुन के आई थी, आदरणीय मनमोहन सिंह जी भी राज्यसभा से चुन के आए थे, एच.डी. देवगौड़ा जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे वो भी राज्यसभा से चुन के आए थे, तो वो तो इनवैलिड हो गए, अवैध हैं प्रधानमंत्री, उन्होंने शासन भी किया, क्या किया जाए, उनके खिलाफ वारंट इशू किया जाए। अर्थात इसका मतलब क्या है कि प्रधानमंत्री लोकसभा से भी चुना जा सकता है और राज्यसभा से भी चुना जाता है। क्लियर ना? तीसरी कंडीशन और होती है, यदि तत्समय उस समय जिस समय राष्ट्रपति ने किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त किया, मान लो वो संसद का सदस्य नहीं है, ना लोकसभा का सदस्य है और ना राज्यसभा का सदस्य है, तो फिर क्या करोगे भाई? तो क्या करोगे? उसे नियुक्त किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? नियुक्ति तो दी जाएगी और उसे समय दिया जाएगा 6 महीने का। कितने महीने का? 6 महीने का समय दिया जाएगा कि वह या तो लोकसभा से या राज्यसभा से कहीं से भी उपचुनाव लड़के वो सदन की सदस्यता को प्राप्त करे। यदि उसने 6 महीने के अंदर सदस्यता प्राप्त कर ली तो वो प्रधानमंत्री बना रहेगा, और यदि उसने नहीं की तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। चौधरी चरण सिंह का नाम सुना आपने? हमारे देश के एक प्रधानमंत्री रहे हैं, एक अनोखे प्रधानमंत्री, चौधरी चरण सिंह, कम समय के लिए थे। इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये पहले देश के प्रधानमंत्री थे जो अपने प्रधानमंत्रित्व काल में एक भी बार संसद में नहीं गए। कितने आश्चर्य की बात है, एक भी बार संसद में ढूंकने नहीं गए कि संसद होती क्या है। और ये संसद के सदस्य भी नहीं बने थे। हंसी हंसी में कई बार ऐसा कहा जाता है, एक आलोचना के बतौर, एक मजाक के तौर पर, कि हमारे देश का कोई भी व्यक्ति 6 महीने के लिए तो प्रधानमंत्री बन सकता है, यदि वो किसी राजनीतिक दल का भी नहीं है तो भी। राष्ट्रपति किसी को भी 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बना सकता है, और 6 महीने के बाद आपको यदि चुनाव लड़के आ गए तो ठीक है, नहीं आ गए तो 6 महीने तो रहे, इतिहास में तो लग जाएगा कि हम प्रधानमंत्री बने, जैसे चौधरी चरण सिंह का लग गया है ना। तो इस प्रकार से ये तीसरी कंडीशन। पहली कंडीशन बहुमत मिल गया तो राष्ट्रपति उसे बनाई गई, बहुमत नहीं मिला तो विवेक का उपयोग करेगा, ठीक है, विवेक का उपयोग करेगा तो 1 महीने का टाइम देगा, और यदि वो संसद का सदस्य ही नहीं है तो उसे 6 महीने का टाइम दिया जाएगा कि वो उपचुनाव लड़े और लोकसभा और राज्यसभा सभा में किसी भी सीट लेके वो अपने प्रधानमंत्री पद को वैलिड करे और वो कंटिन्यू आगे बढ़े। क्लियर? चलिए, तो ये बात हो गई किसकी? नियुक्ति की। अरे हाँ, मंत्रिपरिषद, ये तो प्रधानमंत्री की बात थी। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करेगा? उसमें लिखा हुआ है, किसमें लिखा है? 75 में क्या लिखा है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। क्लियर? चलिए, मुख्यमंत्री के बारे में भी बिल्कुल यही चीज है जो प्रधानमंत्री के बारे में है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। विधानसभा में जिस भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत मिल जाता है उस दल के नेता को वो मुख्यमंत्री के रूप में आमंत्रित करता है। बहुमत नहीं मिला तो राज्यपाल, वही पावर जो राष्ट्रपति के पास है वही राज्यपाल के पास है, विवेक के आधार पर वो किसी को भी बुला सकता है, 1 महीने का टाइम देगा। यदि वो मुख्यमंत्री विधानसभा का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर सदस्यता लेना अनिवार्य है। जो प्रावधान प्रधानमंत्री यहाँ मंत्रिपरिषद के लिए है वही प्रावधान एक राज्य सरकार में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के लिए। क्लियर? चलिए, दूसरी बात करते हैं अपन योग्यता। योग्यताएं किसकी? तीनों, दोनों की पढ़ेंगे अपन, ध्यान एक साथ। प्रधानमंत्री पद के लिए योग्यता क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, कॉमन है। दूसरा, 25 साल की पूरी आयु कर चुका हो, है ना, 25 से कम ना हो, 25 से ऊपर हो तो चलेगा, ठीक है। तीसरा, किसी लाभ के पद पर ना हो। चौथा नंबर कि वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। नहीं है तो 6 महीने का हम टाइम दे रहे, भैया 6 महीने में आ जाओ, है ना। तो ये अगली बात हो गई, ठीक है। और
अंत में आप जोड़ सकते हैं कि वो पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। अच्छा, संविधान में ऐसा लिख तो देते हैं, या हम कई बार सोचते हैं कि ये पागल और दिवालियापन की बात कर देते हैं, लेकिन इसको मापने का मापदंड क्या है? किसी पागल को यदि मापना है कि ये पागल है, तो कैसे मापोगे आप? हरकतों से, मशीनों से, माइनर, फर्स्ट ईयर, हाँ फर्स्ट ईयर माइनर। तो दिवालिया नहीं होना, दिवालिया मतलब समझते हो ना क्या होता है दिवालिया? नहीं, पागल और दिवालिया में अंतर है। बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, आर्थिक लॉस हो जाता है, जिसने किसी बैंक से बहुत ज्यादा ऋण ले लिया और वो नहीं चुका पा रहा है, तो वो दिवालिया घोषित कर देते हैं। हमारे यहाँ के उद्योगपति बैंकों के बल पर ही उद्योगपति बने हैं, रिस्क ले लेते हैं। यदि चल गया व्यापार तो उद्योगपति है ही, नहीं चला तो दिवालिया घोषित करा लेते हैं। और जब दिवालिया घोषित हो जाते हैं तो फिर बैंक उनसे रिकवरी नहीं कर सकता। कई बार ऐसा होता है उनकी संपत्ति को कुर्क कर लेते हैं वो, है ना। लेकिन तो दिवालिया जो व्यक्ति होगा वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता, या वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। और पागल का मापदंड क्या है? कई लोग स्वस्थ होने के बावजूद भी पागलों जैसी हरकतें करते हैं, और पागल तो पागल करता ही है, उसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो इसका कोई मापदंड नहीं है। लेकिन सामान्यतः मुझे ऐसा लगता है कि पागल उसे ही मानती होगी संविधान जो पागल खाने में ना हो, या जो पागल खाने में ना गया हो। जैसे भी इलेक्शन कमीशन ने राजनीतिक अपराधीकरण को कम करने के लिए ऐसे व्यक्तियों के लिए चुनाव से वंचित कर दिया जिनके ऊपर जो जेल गए, जिनके ऊपर केस चल रहे हैं आपराधिक, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने जेल में सजा भोग ली है उन्हें चुनाव से वंचित। तो जिसने सजा भोगी है, जो जेल में रहा है, उसे ही तो हम अपराधी कहेंगे। तो पागल किसे कहेंगे? जो पागल खाने में रहा हो, जिसने करंट लगे हो, जिसको करंट खाए हो। तो ऐसा कोई व्यक्ति यदि कोई पागल खाने में रहा हो और बाहर निकलने के बाद हम उसको प्रधानमंत्री बना दें, तो ये संविधान स्वीकार नहीं करेगा। क्लियर? मतलब संविधान ये मानती है कि एक बार यदि कोई पागल हो जाए तो वो ठीक नहीं हो सकता। मतलब संविधान ये मानती है, हमारा विचार है, ऐसा है। चलिए, तो योग्यता में सबसे पहले ये सारी की सारी चीजें, और वेतन भत्ते शर्तें। प्रधानमंत्री को कितना वेतन मिलता है? राष्ट्रपति को तो 5 लाख मिलता है, प्रधानमंत्री को मिलता है 3.5 लाख रुपए, है ना। चलिए, शर्तें दोनों की शर्तें, वेतन भत्ते, आवास, किराया, ये सारी की सारी चीजें सरकार देती है। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के वेतन का निर्धारण करना, उसकी शर्तें निर्धारित करना, उसे क्या सुविधाएं देना है, इन सब चीजों का निर्धारित करना, ये सारे के सारे जो काम होते हैं वो होते हैं संसद के, और राज्य में किसके होते हैं? विधानसभा के। क्लियर ना? चलिए अब आगे बढ़े अपन। कार्यकाल, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है, 5 साल के लिए चुना जाता है। ये बात सही है क्या? संविधान में भी नहीं लिखा ये बात। तो संविधान कहती है कि एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति 5 साल के लिए की जाती है, मंत्रियों की नियुक्ति 5 साल की ली जाती है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति 5 साल के लिए होती है, राज्यों की मंत्रिपरिषद की नियुक्ति 5 साल के लिए होती है। लेकिन क्या यह बात सही है? हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम पाया जाता है, संसदीय शासन व्यवस्था, और संसदीय शासन व्यवस्था की यह विशेषता होती है कि कार्यपालिका की निश्चित अवधि नहीं होती, उसे कभी भी अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है, उसकी कंडीशंस होती हैं। राष्ट्रपति को अलग करना है तो महाभियोग लगा दो, और यदि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के लिए पद से 5 साल के पहले अलग करना है तो उसकी कंडीशन होती है कि यदि प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की सरकार यदि संसद में अपना विश्वास मत खो बैठती है और विपक्ष ने जो अविश्वास प्रस्ताव पारित किया है यदि वो पास हो जाता है तो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद दोनों के लिए अपने पद से त्यागपत्र समय के पहले भी देना पड़ता है।
तो इनकी जो जीवन है वो किस पर डिपेंड करता है? विश्वास मत पर, समर्थन पर। असमय कई प्रधानमंत्रियों को काल कलवित होना पड़ा। काल कलवित होना पड़ा मतलब पद से त्यागपत्र देना पड़ा। ठीक है। मोरारजी देसाई, पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी 1977 में। इंदिरा गांधी के जस्ट बाद 3 साल शासन किया। 5 साल करना था उनको, लेकिन बेचारे उसके पहले ही निकल गए। और भी एच डी देवगौड़ा का नाम सुना होगा, हरदनहल्ली डोडेगौड़ा देवगौड़ा, है ना। आई की गुजराल का आपने नाम सुना होगा, चंद्रशेखर का नाम सुना होगा। ये छोटे छोटे से कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री रहे। अटल बिहारी वाजपेयी, पहले 13 दिन की सरकार, फिर 13 महीने की सरकार, और फिर 5 साल की सरकार। उन्हें भी ये दंश झेलना पड़ा। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था की ये खूबसूरती है कि कोई भी शासक 5 साल के लिए बाउंडेड नहीं है कि 5 साल वो शासन करेगा। यदि आप ठीक से काम करते हो तो करोगे, नहीं करते हो तो अविश्वास प्रस्ताव लाके संसद में लाके पास करके आप उसके लिए अलग कर सकते हो। चलिए आगे बढ़े। तो ये हो गया कार्यकाल। इसके बाद 2, 3, 4 नंबर पे आता है शपथ। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री 2 शपथ लेता है, एक लेता है पद और दूसरा लेता है गोपनीयता। ध्यान रखना, राष्ट्रपति एक ही शपथ लेता है, लेकिन प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद दोनों 2 शपथ लेते हैं। एक पद की शपथ लेते हैं कि मैं फलाना फलाना पद पर नियुक्त हो रहा हूं, और दूसरा गोपनीयता की। गोपनीयता का मतलब होता है कि उनके विचार के लिए जो भी मसला लाया जाएगा उसे लीक नहीं करेंगे। मान के चलो यदि कैबिनेट मंत्रियों के बीच में परामर्श के दौरान, सलाह मशवरा के दौरान ये निर्णय हुआ कि हमें पाकिस्तान पर अटैक करना है, अटैक किया ना, किसी मंत्री ने बाहर चुगल दी कि हम आपके ऊपर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? प्लान फेल हो जाएगा ना। तो मंत्री परिषद के पास ऐसे बहुत सारे मसले होते हैं जिन पर विचार करने की जरूरत हो, कठोर निर्णय भी लेने पड़ते हैं और अधिक कठोर निर्णय भी लेने पड़ते हैं। तो ये तब तक सार्वजनिक नहीं कर सकते जब तक कि उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो गया। इसलिए इनको एक गोपनीयता की भी शपथ दिलाई जाती है, और ये शपथ दिलाता है कौन? राष्ट्रपति। ये शपथ दिलाता है यहां पर राष्ट्रपति। और राज्य में राज्यपाल। राज्यपाल किसको दिलाता है? मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री, सीएम और मंत्रिपरिषद, है ना। ठीक, क्लियर। चलिए, ये भी पद और गोपनीयता दोनों की शपथ लेते हैं ये लोग, पद और गोपनीयता की, दोनों के लिए एक से प्रावधान है। ठीक है, आगे बढ़े। अब चलिए अपन सीधे बात करते हैं इनकी शक्तियां और कार्य। बाकी चीजें तो कॉमन है, इस पर अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, जब अपन शक्तियों और कार्य की बात करते हैं तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये बात करना बड़ा बेईमानी है। बेईमानी इसलिए है क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है, संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है अनुच्छेद 53 में और 54 में, और यहाँ 153 में और 154 में स्पष्ट लिख दिया है। क्या लिख दिया? यहां लिखा है कि राष्ट्रपति होगा, और दूसरा लिखा है कि ये राष्ट्रपति कार्यपालक शक्तियों का उपयोग करेगा। ठीक है, दोनों चीजें स्पष्ट कर दी।
यहां 153 154 में लिख दिया राज्यों में, यहां राज्यपाल होगा और ये कार्यपालिका शक्तियों का उपयोग करेगा। अब मुझे बताइए, जब ये संविधान में स्पष्ट लिख दी यही चीज है, तो फिर अब इसकी क्या जरूरत है? कोई जरूरत है? अपन एक लाइन में कह के इस चीज को बंद कर सकते हैं कि जो राष्ट्रपति की कार्य के पावर है वही तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के हैं। मुख्यमंत्री के राज्य में और प्रधानमंत्री के देश में, अलग से तो कोई पावर दिए नहीं गए, तो फिर इसको अलग से पढ़ने की क्या जरूरत है? पढ़ने की जरूरत इसलिए है कि प्रधानमंत्री के पास कुछ ऐसे पावर होते हैं जो राष्ट्रपति के पास नहीं होते, कुछ पावर राष्ट्रपति के पास ऐसे होते हैं जो प्रधानमंत्री के पास नहीं होते, कुछ पावर राज्यपाल के पास ऐसे होते हैं जो मुख्यमंत्री के पास नहीं है, जो मुख्यमंत्री के पास है वो राज्यपाल के पास नहीं है। इसलिए हमें इस चीज को पढ़ने की जरूरत है। ठीक, संक्षेप में समझेंगे, बहुत डिटेल अपन बात नहीं करेंगे। सबसे पहला जो पावर है राष्ट्रपति के पास वो है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। जानते हैं, ये तो हमने बताया था आपको। कार्यपालिका संबंधी शक्तियां जो राष्ट्रपति की हैं, राष्ट्रपति इसके बारे में 3 काम करता है। सबसे पहले नीति का निर्धारण करता है, योजनाएं बनाता है, ठीक है, प्लानिंग करता है। आपने एक सिद्धांत सुना होगा, पब्लिक एड में, लोक प्रशासन में एक सिद्धांत आता है पोस्ट कार्ब। नाम सुना आज के पहले? इसने सुना है सतीश। पोस्ट कार्ब एक लूथर गुलिक ने एक सिद्धांत दिया था, POSTCORB, पोस्ट कार्ब। P का मतलब होता है प्लानिंग, O का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, S का मतलब होता है स्टाफिंग, D का मतलब होता है डायरेक्शन, CO का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, R का मतलब होता है रिपोर्टिंग और B का मतलब होता है बजटिंग, बजट। सामान्यतः कार्यपालिका के यही कार्य होते हैं। दुनिया में जो भी कहीं भी कार्यपालिका होगी उसके यही काम है, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजेशन करना, स्टाफ की नियुक्ति करना, डायरेक्शन करना, कोऑर्डिनेशन करना, रिपोर्टिंग करना और बजटिंग करना, बजट तैयार करना। ठीक, राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका संबंधी शक्ति है उसको भी यदि अपन इसी वे में ले तो ये सारे के सारे काम कौन करता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। कोई एक्स्ट्रा पावर प्रधानमंत्री के पास नहीं है, जो राष्ट्रपति के पास है वही प्रधानमंत्री के पास है। इसके बाद अपन बात करते हैं व्यवस्थापिका के। व्यवस्थापिका संबंधी कार्य, इसमें भी जो राष्ट्रपति सत्रों को आमंत्रित करता है उसमें प्रधानमंत्री की सलाह लेता है। जो बजट पेश किए जाते हैं या जो विधेयक पेश किए जाते हैं सरकारी, उस पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह लेता है। तो व्यवस्थापिका संबंधी जो भी राष्ट्रपति के पास काम है वो सारे के सारे काम प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करती है, सलाह देने का काम, क्योंकि सहयोग और सलाह के लिए रखा है इनके पास। तीसरा बात होती है न्यायपालिका संबंधी। न्यायपालिका में राष्ट्रपति प्रमुख रूप से 4 काम करता है। सबसे पहला काम करता है क्या? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। जब वो नियुक्ति करता है तो उसमें प्रधानमंत्री की सलाह और मंत्रिपरिषद की सलाह लेता है। दूसरा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, तो इसमें भी प्रधानमंत्री का सलाह बनती है, कैबिनेट की सलाह बनती है। तीसरा वो काम करता है, एक अपीलीय न्यायालय के रूप में काम करता है राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। सबसे ऊपर जो न्यायालय है वो राष्ट्रपति होता है। तो जब राष्ट्रपति अपीलीय न्यायालय के रूप में काम करता है तो प्रधानमंत्री का इसमें कोई रोल नहीं होता, मंत्रिपरिषद का इसमें कोई रोल नहीं होता। वो मुख्यतः पूरी तरह जुडिशरी का काम होता है। चौथा नंबर जो है क्षमादान, पिछली क्लास में बताया था, अनुच्छेद 71 के तहत क्षमादान करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया।
वो 5 प्रकार से क्षमादान करता है। तो जब वो क्षमादान करता है तो उसमें गृह मंत्री की सलाह लेता है, क्योंकि गृह मंत्री जो होता है हमारे देश का पुलिस विभाग, सिक्योरिटी, वो उसी के पास होती है, और वो जो अपराध वाले जो मामले होते हैं वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो क्षमा शक्ति का जो उपयोग करता है राष्ट्रपति, उसके लिए गृह मंत्रालय की रिपोर्ट लेता है, वो गृह मंत्री से सलाह लेने के बाद ही वो पावर का उपयोग करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इन 4 में से 3 में तो कोई हस्तक्षेप नहीं है प्रधानमंत्री, वो 1 में, बाकी तीनों में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का इसमें हस्तक्षेप है। क्लियर। इसके बाद अपन जो चौथी पावर की बात करते हैं, जिसमें जो महत्वपूर्ण है, जहां पर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का सीधा सीधा रोल होता है, वो होता है कूटनीतिक शक्तियां। इसको अपन वैदेशिक भी कह सकते हैं। अब ये जो कूटनीतिक शक्तियां हैं, विशुद्ध रूप से भारत की विदेश नीति का निर्धारण करना, विदेश नीति के सिद्धांतों का निर्धारण करना, 2 या 2 से अधिक देशों के साथ हमारे क्या राजनीतिक, वाणिज्यिक, आर्थिक, ऊर्जा इनसे रिलेशन होंगे, इसके बारे में निर्णय करना, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के संबंध में हमारे क्या विचार है, हमें क्या स्टेप्स लेना है, इसके बारे में निर्णय लेना, अंतर्राष्ट्रीय किस संगठन में हमें भाग लेना है, किस में संगठन में भाग नहीं लेना है, किसकी सदस्यता लेना है, किसकी नहीं लेना है, इसके बारे में निर्णय करना, वैश्विक मसलों पर जितने भी निर्णय हैं वो सारे के सारे निर्णय राष्ट्रपति करता है विशुद्ध रूप से। लेकिन वास्तव व्यवहारिक रूप से यदि देखा जाए तो ये सारे के सारे जो काम संभालता है वो प्रधानमंत्री ही संभालता है। प्रधानमंत्री, और आपने देखा होगा एक विदेश मंत्रालय है हमारे देश में, क्या है? विदेश मंत्रालय। इसका मुख्य कौन होता है? विदेश मंत्री। इस विदेशी कूटनीतिक शक्तियों का जो उपयोग है विशेष रूप से 2 मंत्री करते हैं, 3 लोग करते हैं, इसमें ध्यान रखना आप। इसमें तीनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। एक होता है प्रधानमंत्री का, दूसरा होता है विदेश मंत्री का, और तीसरा यदि आपने नाम सुना होगा रक्षा मंत्री। हमारे यहां भी रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। इन तीनों का काम होता है। तो ये कूटनीतिक क्षेत्र में यहां पर सारी की सारी व्यवहारिक शक्तियों का जो उपयोग है वो प्रधानमंत्री और मंत्री करते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़े, बस थोड़ा सा और रह गया। इसके बाद अब हम उनकी बात करेंगे, उन शक्तियों के बारे में जो राष्ट्रपति के पास नहीं है, वो सिर्फ प्रधानमंत्री के पास है। क्लियर? 3 चीजें होती हैं। एक तो प्रधानमंत्री सदन का नेता होता है। क्या होता है? सदन का नेता होता है। दूसरा दल का नेता होता है, और तीसरा होता है देश का नेता होता है। ये बात जब प्रधानमंत्री पर लागू संघीय कार्यपालिका में होती है, और यही बात मुख्यमंत्री की राज्य में लागू होती है। इन दोनों को पावरफुल बनाते हैं जो प्रावधान। प्रधानमंत्री यदि पूरे देश का नेता होता है, राष्ट्रपति यदि एक नाम मात्र का शासक है, प्रधानमंत्री यदि वास्तविक प्रभु है, वास्तविक शासक है, तो उसके पीछे वजह सिर्फ यही है, वो 3 कारण। सदन का नेता होता है, दल का नेता होता है, और देश का नेता होता है। सदन का नेता मतलब 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। उन दोनों सदनों में प्रधानमंत्री जिस राजनीतिक दल से चुना गया या जिस राजनीतिक दल का वो नेतृत्व कर रहा है, वो इन दोनों सदनों में
अपने दल के जो सदस्य हैं उनका भी नेता होता है। अर्थात सदन में किस विधेयक को पेश करना है, किसको नहीं करना है, सदन में किसकी क्या भूमिका होगी, किसको क्या बोलना है, किसको क्या नहीं बोलना है ना। कौन प्रश्नकाल में प्रश्न रखेगा, कौन शून्यकाल में बात करेगा, किन किन विधेयक जो संसदीय जो प्रक्रिया है उसमें किसका क्या कैसा रोल रहेगा, इन सारी की सारी चीजों का निर्धारण करने का अधिकार एक प्रधानमंत्री को होता है। मतलब सदन में प्रधानमंत्री जो होता है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। कोई भी सदस्य प्रधानमंत्री और उस दल के एंटी में नहीं जा सकता। आपने एक व्हिप का नाम सुना होगा, व्हिप। जब बहुत इमरजेंसी होती है या सरकार के खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया हो या ऐसी कोई व्यवस्थाएं, ऐसी कोई माहौल क्रिएट हो गया हो जहां सरकार को खतरा उत्पन्न होता है, तो वो अपने सदस्यों को एक व्हिप जारी कर देता है। अर्थात सदन में आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। कोई भी सदस्य उस समय सदन से अनुपस्थित नहीं रह सकता, एक बात। तो दूसरा कि जो राजनीतिक दल जो डिसीजन लेंगे सदस्य को उसी तरफ जाना पड़ेगा। कोई अपनी मन मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता। यदि आप करोगे तो अनुशासनहीनता मानी जाएगी और आपको सदन से बाहर कर दिया जाएगा, मतलब सदस्यता से बाहर कर दिया जाएगा। क्लियर ना। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री सदन का नेता होता है। दूसरा दल का नेता, जिस राजनीतिक दल से वो चुना गया है, पूरे देश में जो राजनीतिक दल का जो संगठन है उसका भी वो प्रमुख होता है। तो इस प्रकार से देखिए, सदन में प्रमुख और पूरे राजनीतिक दल, जैसे बीजेपी है, जैसे प्रधानमंत्री वो नरेंद्र मोदी जी शासन कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी का जो राजनीतिक दल है, चाहे वो राजनीतिक दल जो घटक हो, मतलब जो उसमें समर्थन में हो, और चाहे उनका मुख्य दल हो, पूरे देश में इनके संगठन फैले हुए हैं। तो इन सारे के सारे संगठनों का अपने राजनीतिक दल का नेतृत्व करना भी इनका काम है। तो इस प्रकार से ये पावरफुल बन जाते हैं। और तीसरा देश का नेता, यदि हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हैं, यदि अमेरिका जाएंगे तो वो ये वहां जाके ये थोड़ी ना कहेंगे कि हम बीजेपी के नेता हैं। वो क्या कहा जाएगा? देश का नेता। क्यों? क्योंकि वो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। क्लियर ना। तो देखिए कितने तीन पावर जुड़ गए। एक तो वो देश का नेता है इसलिए पावर मिल गया, दल का नेता है इसलिए पावर मिल गया, और सदन का नेता है इसलिए पावर मिल गया। तो ये जो तीन चीजें हैं जो राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, ये सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए प्राप्त है। इसलिए प्रधानमंत्री जो होता है वो शासन का सबसे प्रमुख और ताकतवर व्यक्ति बन जाता है, क्योंकि उसके पास पूरा समर्थन होता है, देश का भी, दल का भी और सदन का भी। और राष्ट्रपति को कहां का मिलेगा? राष्ट्रपति के पास तो ये राष्ट्रपति को संवैधानिक शक्तियां हैं, नो डाउट, लेकिन व्यवहारिक शक्तियां किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। यही कंडीशन होती है राज्य में मुख्यमंत्री की, कि मुख्यमंत्री भी विधानसभा का नेता होता है, अपने दल का नेता होता है और राज्य का नेता होता है। समझ में आना। वो अपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है दूसरी जगह। मैं मुख्यमंत्री हूं मध्य प्रदेश का, है ना। शिवराज सिंह चौहान बहुत बड़ी काबिलियत थी हमारे, लगभग लंबे समय तक उन्होंने शासन किया और अच्छा शासन किया। मामा भांजियां बना दी, पता नहीं क्या क्या किया उन्होंने। मोहन यादव जी अब काम कर रहे हैं। तो ये लोग एक राज्य के नेता के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कहीं भी जाके, कि मैं मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश और मोहन यादव एक दूसरे के क्या हो गए? पर्याय। मैं जो कहूंगा वो मध्य प्रदेश में होगा। तो ये जो ताकत होती है ना जनता की, क्योंकि लोकतंत्र में जनता के ही शासन होता है, और जो जनता की जो ताकत उनके लिए मिल जाती है वो ताकत उनके लिए पावरफुल बना देती है। इसलिए वो अपने हिसाब से फिर कई बार इतने ताकतवर होते हैं ये लोग कि राष्ट्रपति और राज्यपाल भी इनके सामने कई बार घुटने टेक देती है, क्योंकि इनके पास जन समर्थन होता है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को भी इनके दबाव में कई बार काम करने पड़ते हैं। कई राष्ट्रपति और राज्यपालों ने नहीं किया तो बगावत हुई दोनों के बीच में, जैसे दिल्ली में हुआ था, अरविंद केजरीवाल और एलजी के बीच में लड़ाई चलती रही। और ऐसा कई बार ऐसे राज्यों में होता है जहां सेंट्रल में किसी और राजनीतिक दल की सरकार हो और स्टेट में किसी और राजनीतिक दल की सरकार हो। जब इस प्रकार की कंडीशन होती है तो हमेशा राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में विवाद बनते रहते हैं। क्लियर ना। या फिर ऐसा हो कि पूर्व सरकार ने राष्ट्रपति को चुन लिया हो और सरकार बदल के दूसरी सरकार आ गई हो, जैसे प्रणब मुखर्जी थे। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बने थे और वो गए और मोदी जी आ गए, लेकिन फिर भी प्रणब मुखर्जी ने काफी बैलेंस किया। लेकिन बैलेंस करना बड़ा कठिन होता है,
लेकिन फिर भी राष्ट्रपति किसी राजनीतिक दल का नहीं होता, चुना जाता है राजनीतिक दल से, लेकिन वहां जाने के बाद वो देश का राष्ट्रपति बन जाता है। तो वहां उनके दिमाग में वो चीजें नहीं रहती, लेकिन कहीं ना कहीं जब जिस कारण राजनीतिक दल के लिए वर्षों काम किया हो तो कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह तो रहता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पास जो ये पावर रहते हैं ये राष्ट्रपति के पास नहीं रहते, और यही पावर होते हैं जो एक प्रदेश में और एक देश में दोनों के लिए अपने आप को शक्तिशाली बना देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।